नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सहसपुर ब्रिज के नीचे दिन दहाड़े एक डॉक्टर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने डॉक्टर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जहां आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे। जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी थाना क्षेत्र के बदमाश जो गाली देने की बात विवाद को लेकर डॉक्टर युवक से विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते बदमाशों ने डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। शराब की दुकान में हुआ विवाद, डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या। मृतक डॉक्टर अभिषेक उर्फ महेंद्र साहू, उम्र 27 वर्ष, थाना पाटन, जिला जबलपुर का निवासी था। पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिषेक अपनी गाड़ी लेकर उज्जैन के लिए घर से निकला था और उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाने के कारण वह भेड़ाघाट के सहसपुर के पास गाड़ी के मैकेनिक का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान वहां पर कुछ नकाबपोश युवक निकले और किसी बात को लेकर वाद विवाद करने लगे। अभिषेक ने गाली देने से मना किया तो बदमाशों ने उस पर 16 से 17 बार चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। चाकू लगने से अभिषेक का खून ज्यादा बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। शनिवार दिनांक 3 जनवरी को थाना भेड़ाघाट क्षेत्र के सहजपुर में जो पुलिया है उसके पास में एक मृत अवस्था में व्यक्ति के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर भेड़ाघाट थाने से पुलिस ने वहां पर रिस्पॉन्ड किया और मौके पर पाया कि एक व्यक्ति का शव रक्त रंजित अवस्था में नीचे सड़क पर पड़ा हुआ है और वहां पर ऐसा देख के लगा कि काफ़ी मृतक के शरीर पर चाकुओं से काफ़ी तेज़ घाव किए हुए हैं और वह मर्डर की घटना है। चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर था और घटना बड़ी गंभीर थी, दोपहर की घटना थी, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे क्राइम ब्रांच और थाना भेड़ाघाट के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया गया तत्काल और उनके द्वारा आसपास के पूरे एरिया में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बहुत सक्रियता से प्रयास किए जाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए और ये जानकारी मिली कि उसमें जो गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ था जिसकी डेड बॉडी सड़क पर मिली थी वह उस वाहन का चालक था और वह एक दिन पहले अपने घर से निकला था। कुछ ही समय में उस व्यक्ति की पहचान, उस मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ अभिषेक साहू के रूप में हुई, जो कि पास के गांव का रहने वाला था और उसके परिजन भी तत्काल मौके पर पहुंच गए थे। क्योंकि उस समय घटना का कारण पता नहीं था, इसलिए घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और आसपास के क्षेत्र से पतारसी के प्रयास किए गए और सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास का जो भी साक्ष्य मिला, परिस्थितिजनक साक्ष्य मिले और लोगों से पूछताछ की गई, उसके आधार पर ये जानकारी मिली कि उसी दिन सवेरे सहजपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से उनका विवाद हुआ था और बाद में उस विवाद के परिणाम स्वरूप जो विवाद जिसके साथ हुआ था सौरभ, वो अपने गांव के अन्य मित्रों के साथ मिला और एक षड्यंत्र उन्होंने अपना रचा, जिसके आधार पर आकर दोपहर में करीबन 12:30 के आसपास 6 या 7 लोगों ने मिलकर महेंद्र उर्फ अभिषेक की चाकू से गोदकर हत्या करी। जैसा कि अभी तक जो साक्ष्य एकत्रित हुआ है उसके अनुसार दिनांक 3 जनवरी को ही सवेरे सौरभ जो सहसपुर का निवासी है उसके साथ मृतक का विवाद हुआ था और कुछ इसमें अपशब्द आपस में उनके बोलने में आए, जिससे उसके प्रभावित होकर वो अपने मित्रों से मिला और 6 अन्य मित्रों को लेकर आया और बाद में इस घटना को अंजाम दिया। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए? इसमें सभी आरोपी बहुत जल्दी पहचान करके पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिए हैं और इनसे जो उन्होंने आला जरब इस्तेमाल किया था चाकू, उसकी जब्ती भी इनसे की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी इनके साथ संबंधित साक्ष्य था और भौतिक साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। सभी आरोपी अभिरक्षा में। इसमें से अभी तक 2 व्यक्तियों के सामान्य अपराध मिले हैं, एक का मारपीट का अपराध मिला है नकुल का और नितिन का भी एक 327 के अंतर्गत एक जो अपराध है थाने पर पंजीबद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिली है। इसमें पूर्व के विवाद की तो अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी मिली वो 3 तारीख को ही प्रारंभिक घटना के बाद उसी घटना के बारे में अभी तक साक्ष्य प्राप्त हो पाया है। घटना जैसे कि मैंने आपको बताया कि सवेरे सौरभ के साथ विवाद हुआ था मृतक का और वह जो कारण रहा होगा शराब के नशे में जो भी आपस में इनका वार्तालाप हुआ, आप शब्द बोले, उसी से फिर प्रभावित होकर इसने अपने अन्य मित्रों को ये बताया कि भाई मुझे सवेरे
अभिषेक ने इस प्रकार की गाली गलौज की है और उसके बाद इनके जो पॉलिसी बनी, जो भी इन्होंने योजना बनाई, तो उसके तहत ये क्रियान्वित हुआ। मैडम जानकारी ये भी थी कि उसकी गाड़ी खराब थी रात से वहाँ पर घटनास्थल पर। क्या मृतक के पिता और भाई ने ये जानकारी दी थी कि एक दिन पहले वो बोल के निकला था कि मैं उज्जैन जा रहा हूँ सवारी लेकर, और उसके बाद उनकी गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो गई थी। ये बात सही है, और उसके बाद और क्या स्थितियाँ निर्मित हुई जिसका परिणाम इतना भयानक हुआ, ये अभी तक पूछताछ में और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ कोई लूट भी हुई है? नहीं, लूट की घटना का अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मैडम जो सीसीटीवी फुटेज आएंगे क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम? देखिए, अभी तो बहुत प्रारंभिक स्तर पर सब कार्रवाई हुई है और सारा कुछ इसमें एविडेंस बेस्ड ही रहेगा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पहचान 100% सुनिश्चित की जाएगी। शीतलहर के चलते स्कूलों में 2 दिन की छुट्टियों की धज्जियां उड़ाते निजी स्कूल। शीतलहर के चलते स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी की धज्जियां उड़ाते निजी स्कूल। जिला कलेक्टर के आदेशों की जा रही अवहेलना। जिला कलेक्टर ने शीतलहर के चलते सभी स्कूलों में 5 और 6 तारीख का किया था अवकाश घोषित। शास्त्री नगर स्थित विजडम वैली स्कूल सुबह से संचालित। शीतलहर में ठिठुरते हुए स्कूल पहुंच रहे बच्चे, अभिभावकों में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश। कलेक्टर के आदेश होने के बाद भी स्कूल लग रहे हैं। कल रात में 11 बजे फेसबुक के माध्यम से पता चला कि माननीय कलेक्टर साहब ने ठंड को देखते हुए 5 और 6 तारीख 2 दिन का अवकाश कर दिया है, जिसमें केजी से लेके 8वीं तक के बच्चों को 2 दिन का अवकाश दिया गया था। मैं तो बड़ा निश्चिंत था, चलो 2 दिन की छुट्टी हो गई है, लेकिन स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया। आज सवेरे तक मैं इंतज़ार करता रहा, मैंने फिर 2-3 फ़ोन लगाए स्कूल में, लेकिन कोई उठाने को तैयार नहीं। लेकिन फिर एक मैसेज आया 8 बजे कि स्कूल की छुट्टी आज 10 बजे होगी। तो मैं बड़ा अचंभित रह गया। मैंने कहा आज जब माननीय कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है, उसके बावजूद भी स्कूल लगा रहा है। फिर मैंने फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। क्योंकि आज परीक्षा थी, इसी कारण मेरे को मजबूरी में आना पड़ा। अब कलेक्टर के आदेश को कहाँ मान रहे हैं ये भाई? जो आज स्कूल लगी है, मतलब एक सरासर कलेक्टर साहब के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कौन सा स्कूल है? ये विजडम वैली शास्त्री नगर बाजना मठ के सामने स्कूल है। तो क्या नियम है ऐसे स्कूल के लिए लागू नहीं होती है? अब स्कूल की तो बात करूं, जब फीस का एक मुद्दा था, उस समय भी इन लोगों ने कलेक्टर साहब की बहुत सी बातों की अवहेलना की थी। तो मेरे को लगता है कि ये स्कूल से थोड़ा ऊपर उठ के ये काम कर रहे हैं। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग क्या, हम लोग की कोई दिक्कत नहीं, बच्चे तो रोज़ स्कूल आते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि अभी ठंड का मौसम है, इतने कोल्ड है, जब बच्चे बड़े तक बीमार हो रहे हैं तो बच्चों की तो बात ही अलग है। तो माननीय प्रशासन से इनसे रिक्वेस्ट है कि कलेक्टर साहब के आदेश की कम से कम अवहेलना ना करें। आपका नाम? सुरेंद्र यादव। इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत के बाद गरमाई सियासत। नागर में सराफा व्यापारी से लूट का खुलासा। इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत के बाद गरमाई सियासत। 2 दिन पहले महापौर, कलेक्टर और कमिश्नर ने जल शोधन संयंत्र में पानी पीकर घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का किया था दावा। आज से कांग्रेस ने शुरू की पानी की जांच की मुहिम। महापौर के वार्ड से की अभियान की शुरुआत। लोगों के घरों तक जाने वाली नगर निगम के पाइपलाइन से ही पानी के सैंपल लिए। H2S वाइल्ड वाटर टेस्टिंग किट के जरिए किया पानी का टेस्ट। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने नगर निगम द्वारा घर घर पहुंचाए जाने वाले पानी में खतरनाक बैक्टीरिया होने का किया दावा। कई घरों से पानी के सैंपल लेकर लोगों के घरों पर रखवाई सैंपल वाली बॉटल्स। 48 घंटों में पानी का रंग लाल या काला हुआ तो पानी दूषित माना जाता है। शहर के सभी 79 वार्डों में कांग्रेस करेगी पानी की सैंपलिंग। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये आज घर घर से पानी कलेक्शन कर रहे हैं जी। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि इंदौर में जो आपदा आई है जहरीले पानी से, वहाँ पर दर्जनों मौतें हुई हैं और उसका कारण जो निकल के आया कि जो पानी की मेन टंकी होती है वहाँ से जब पाइपलाइन की वेन्स जाती हैं वो नाले से होती हुई जाती है। आपको ध्यान हो, आज से 3 साल पहले से स्वच्छ जल क्रांति कांग्रेस ये अभियान चला रही है और कांग्रेस ने इसका पर्दाफाश भी करा था कि कैसे जबलपुर में 90% जो पानी पहुँचाया जाता है वह दूषित और जहरीला पानी रहता है। जबलपुर में 2 बैक्टीरिया पीने के पानी में बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं, ई कोली और कॉलीफॉर्म। ई कोली वह बैक्टीरिया है जो 100 ml पीने के पानी में उसकी मात्रा अधिकतम 10 ml होना चाहिए, मगर जबलपुर में कहीं ना कहीं 500 पाई जा रही है, कहीं 600 पाई जा रही है, कहीं 1000 तक पाई जा रही है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जिसकी मात्रा 0 होना चाहिए वो 150, 200, 250 तक पाई जा रही है। और इसका सिर्फ एकमात्र कारण है, जब पीने की पानी की टंकी की आप जांच करते हैं वहाँ पानी आपको स्वच्छ मिलता है, लेकिन जब वहाँ से पाइपलाइनों से पानी जाता है, नाले से होता हुआ जाता है और जब व्यक्ति के घर की नल की टोटी में निकलता है तब तक वह कंटेमिनेटेड हो चुका होता है, तब तक वो जहरीला
हो चुका है और ये दोनों वायरस उसमें प्रवेश कर चुके होते हैं। जब माननीय महापौर जी कांग्रेस में थे, स्वाति गोडबोले जी महापौर थी, तब भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। उस समय तक माननीय महापौर जी इस बात से सहमत थे कि जबलपुर में अधिकतर जो पानी की सप्लाई है वह जहरीली है, वह दूषित पानी है। जैसे ही वे भाजपा में जाते हैं पानी स्वच्छ हो जाता है। तो आज हम उनके वार्ड में प्रशिक्षण करने आए और आपने खुद देखा पाइपलाइनें नाले के अंदर डूबी हैं। ये घरों पे हम जो H2S किट है, जो राष्ट्रीय मानक प्राप्त किट है, उसको यहीं के जो रहवासी हैं उनके घर के पीने के पानी से भरवा रहे हैं, उनकी ही घर की छत पे रख रहे हैं कि वे स्वयं देख ले आपके पानी की क्या स्थिति है। वह H2S बॉटल में 2 दिन के अंदर जितना पानी मटमैला और काला होता जाएगा उतना वह पानी जहरीला है, उतना उसमें ई कोली बैक्टीरिया और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बहुतायत में उसमें मात्रा पाई जाती है। उसके बाद इसका हम लोग केमिकल टेस्ट कराएंगे। अमूमन समूचे जबलपुर में यही स्थिति है। लगभग 15 साल में 250 करोड़ रुपए पाइपलाइन मेंटेनेंस के नाम पे खर्च कर दिए जा चुके हैं, मगर जबलपुर में इन दो जो बैक्टीरिया जो लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं उसमें कहीं कोई विराम नहीं लगा है। हमारी प्रयास है कि सत्ता अगर इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, सत्ता अगर इंतजार कर रही है कि इंदौर जैसे यहाँ पर हालात हों, तो हम लोग उस इंतजार को नहीं कर सकते। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए समूचे जबलपुर की जो हमारे रहवासी हैं वार्ड स्तर पे जाके इसकी उनके घरों में जो पानी सप्लाई हो रहा है उसकी हम लोग जांच करेंगे। जहां भी ये बैक्टीरिया पाया जाएगा केमिकल टेस्ट करा के वहां पर दबाव बना के वो पाइपलाइनों को नालों से मुक्त कराने का काम किया जाएगा। 16 दिसंबर को 6 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों पिता पुत्र पर कट्टा से फायर कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जबलपुर के पनागर में विगत 16 दिसंबर को सराफा व्यापारी से हुई सनसनीखेज सोने चांदी की ज्वेलरी लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हथौड़ी, कट्टे और गोली की दहशत के बीच अंजाम दी गई इस वारदात में 3 राज्यों में सक्रिय शातिर लुटेरों का गिरोह शामिल था। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 30 लाख रुपए का सोना, चांदी, नकदी, बाइक और मोबाइल जब्त किए। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2025 की शाम पनागर के जयप्रकाश वार्ड में भूरा ज्वेलर्स के संचालक सुनील उर्फ भूरा सोनी और उनका भतीजा कान्हा सोनी दुकान बंद कर ओला स्कूटर से घर लौट रहे थे। रास्ते में सोनिया ज्वेलर्स के पीछे गली में 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 बदमाशों ने घेर लिया। बदमाशों ने कट्टे की नोक पर मारपीट की, हथौड़ी से हमला किया और गोली भी चलाई, जो कि संचालक के कंधे पर जा लगी। 3 थैलों में भरे करीब 750 ग्राम सोना और 10-12 किलो चांदी लूटकर आरोपी हाईवे की ओर फरार हो गए। हमले में सुनील सोनी, कान्हा सोनी और एक बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने के बाद कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे, जिसके आधार पर जांच में यह बात सामने आई है कि लूट करने वाले बदमाश उत्तर प्रदेश राज्य के। इसके बाद एक टीम को यूपी रवाना किया गया। प्रयागराज से दीपक त्रिपाठी को पकड़ा गया। उसी की निशानदेही पर नागपुर से गोविंद पांडे को भी जब पकड़कर पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना करना कबूल किया। पूछताछ में यह पता चली कि लूट के बाद आरोपी जेवर लेकर किसी सुरक्षित ठिकाने नहीं बल्कि बनखेड़ी मनका पहाड़ी के घने जंगल पहुंचे। वहीं जंगल में गड्ढे खोदकर सोना चांदी छिपा दी गई। पुलिस ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद इनकी निशानदेही पर 152 ग्राम सोना, 3010 ग्राम चांदी, 1 लाख नकद, सुपर स्प्लेंडर और अपाचे बाइक और मोबाइल फोन जब्त किए। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड वीरेंद्र यादव वारदात के बाद यूपी के एक अन्य मामले में प्रतापगढ़ जेल में बंद है। उसका प्रोटेक्शन वारंट लिया जा रहा है, जबकि रवि पासी, सत्यम तिवारी और रंजीत यादव अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में टीमें रवाना है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी अत्यंत खतरनाक और पेशेवर अपराधी हैं, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लूट और डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप सभी को जानकारी है कि 16 दिसंबर को शाम को लगभग 7:15 बजे पनागर कस्बे में भूरा ज्वेलर्स के जो मालिक हैं सुनील सोनी, वो दुकान बंद करके अपने पुत्र कान्हा सोनी के साथ अपने स्कूटर पर बैठ के, और 4 बैग थे, 2 स्कूटर के आगे रखे थे, 2 उनका पीछे जो पुत्र बैठा था वो अपने पास रखा था, वो लेकर दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। घर उनका रोड पार करके गली में ही घर है। जब तक वो घर पहुंचते उससे पहले ही 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर हमला करके, फायर करके, उनके बेटे को सिर में चोट पहुंचा के, और जो 4 झोले थे जिसमें सोने चांदी के जेवर थे, कुछ कैश था, उसमें से 3 झोले ले जाने में वो अज्ञात बदमाश कामयाब हुए थे। घटना गंभीर थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ किया। सीसीटीवी फुटेजेस से लेकर जो भी जानकारियां बदमाशों के बारे में जुटा सकते थे जुटाई जा रही थी। इसी बीच एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला और उनकी टीम को एक कामयाबी मिली, जबकि एक मुखबिर ने ये जानकारी दी कि इसमें जो बदमाश शामिल हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। और इसी जानकारी को तस्दीक करने के लिए सीएसपी गोरखपुर महादेव नागोतिया जी और उनकी टीम, साथ में पनागर थाने की टीआई विपिन ताम्रकार और उनकी टीम उत्तर प्रदेश गई। और उत्तर प्रदेश में एक संदेही जिसका नाम था दीपक त्रिपाठी, वो सीएसपी नागोतिया जी की टीम को मिला। उससे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसके आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम नागपुर महाराष्ट्र रवाना की गई, जहां से एक और अन्य संदेही गोविंद पांडे मिला। इन दोनों ही संदेहियों को जब थाना पनागर लाया गया और सीएसपी आधारताल राजेश्वरी और टीआई विपिन ताम्रकार की टीम ने उनसे गहराई से पूछताछ की, तो उन्होंने ये बताया कि इस वारदात में 6 आरोपी शामिल हैं। दीपक त्रिपाठी, गोविंद पांडे, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी, वीरेंद्र यादव और रंजीत यादव। ये आ जाओ राजेश्वरी, आ जाओ। ये 6 जो आरोपी हैं, इन्होंने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। अभी तक इसमें से 2 आरोपी दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से लगभग 150 ग्राम सोना और लगभग 2.5 किलो नहीं 3.5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नगद बरामद किया जा चुका है। एक अन्य आरोपी वीरेंद्र यादव, वो जो है 23 तारीख को प्रतापगढ़ में न्यायालय में उसने सरेंडर किया किसी अन्य अपराध में, और वर्तमान में प्रतापगढ़ जेल में है। उसको भी शीघ्र ही पनागर पुलिस जो है प्रोटेक्शन वारंट पर लाएगी। शेष जो 3 आरोपी बचे हैं, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी और रंजीत यादव, इनकी भी सरगर्मी से सभी टीमें तलाश कर रही हैं। सर, चूंकि ये इनिशियली पल्लवी शुक्ला जी और नागोतिया जी की टीम ने दीपक त्रिपाठी को पकड़ा था, तब जब प्रारंभिक पूछताछ की गई और गोविंद पांडे ने फिर उसकी पुष्टि की, तो इनमें से जो एक आरोपी वीरेंद्र यादव है, वो लगभग घटना के 2 माह पूर्व से इस क्षेत्र में रहकर रैकी कर रहा था। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2023 में गौसलपुर में एक वारदात घटित हुई थी, जिसमें कि एक सुनार को इसी तरीके से जैसे ये वारदात हुई है उसको लूटा गया था। उसमें भी दीपक त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। सर, इन पर जिले में और कितनी इन्होंने लूट की है? देखिए, ये जो गैंग है, इसकी जो जानकारी अभी तक हमको मिली है, नागपुर में इसी तरह से सुनार को लूटा गया, पनागर में सुनार को लूटा गया। उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में इनके विरुद्ध यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है। जब भी कोई सुनार अपनी दुकान से सामान निकाल के ले जाता है, उसी समय ये लूट को कारित करते हैं। और ये जो इसमें वीरेंद्र यादव है, इसके विरुद्ध 2 दर्जन से ज़्यादा लूट, हत्या का प्रयास और अन्य अपराध हैं। और ये सभी जितने बदमाश हैं, ये सभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और लूट की कई घटनाओं को पूरे देश में अंजाम ये दे चुके हैं। सर, पनागर में लूट कितने हुई थी, ये अभी तक जो सुनील सोनी जो हैं, जो घायल हुए थे, उनके भाई सुशील सोनी द्वारा जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसमें 750 ग्राम सोना और 10 से 12 किलो चांदी की रिपोर्ट उनने लिखवाई गई थी। सर, इनने गोली भी चलाई थी, तो क्या हथियार फिर कहाँ से थे, किसके थे, कहाँ से लाए? अभी जो जानकारी प्रारंभिक पूछताछ में लगी है, उसमें वीरेंद्र यादव द्वारा ये फायर करना, जो 2 आरोपी दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने वीरेंद्र यादव द्वारा फायर करना बताया है। और जैसे ही वीरेंद्र यादव की फॉर्मल गिरफ्तारी होगी, प्रोटेक्शन वारंट पर लाया जाएगा, तो आगे की कार्रवाई होगी। आरोपी कहाँ की हैं सर? सभी पूरे 6 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जो कनेक्शन है वो प्रयागराज और उसके आसपास के ज़िलों से है। सर, इनसे भी हथियारों की कोई बरामदगी नहीं की? अभी
इन दोनों आरोपियों से जो घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल थी वो और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ये बरामद की गई है और जो इन्होंने सामान लूटा था वो बरामद किया गया है। जो पूछताछ इनसे हुई है उसमें ये जानकारी मिली है कि वीरेंद्र यादव जो है ये एक शातिर वाहन चोर भी है और जो तीनों मोटरसाइकिल इस घटना में प्रयुक्त हुई थी तीनों उत्तर प्रदेश की चोरी के वाहन थे। जिस दिन इनको घटना करनी थी उस दिन ये वहाँ से चले उत्तर प्रदेश से और सीधे चलते हुए 15 तारीख को, ये घटना उन्होंने पहले करने का प्रयास 15 तारीख को किया था। 15 तारीख को ये घटनास्थल पहुँच भी गए थे, लेकिन उसी समय पुलिस का जो FRV है, जो फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल डायल 112 वाला जो है, वो इनको वहाँ मौके पे दिखा तो ये वहाँ से पलट के वापस हो गए। फिर 16 तारीख को पुनः इन्होंने वारदात की। जबलपुर में कहाँ रह के राइफल कर जो प्रारंभिक पूछताछ इनसे हुई है उसमें घटना वाली 15 तारीख को जब ये घटना नहीं कर पाए तो भेड़ा घाट में एक धर्मशाला में रुकना इनने स्वीकारा है। और जो दूसरा प्रश्न आपका है कि कहाँ ये जबलपुर में रहे, तो अभी तक जो जानकारी मिली है वो जो कृषि उपज मंडी है दीनदयाल चौक उसके आसपास कमरा किराए में लेना पता चला। सर इनका कोई साथी लोकल भी है क्या? अभी तक की जानकारी में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आगे विवेचना जारी है कोई आएगी तो उसको भी शामिल किया।